अब देखिए, सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैविटी प्रॉब्लम, जहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। डायरेक्ट फॉर्मूला करवा दूं कि बताते हुए कि कैसे कैसे हम लोग आ रहे हैं? आवाज थोड़ी धीरे आ रही है आपकी। अब सही है? हाँ, यस सर। हम्म। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं कि डेरिवेशन करते हुए कि कैसे निकालते हैं कैविटी प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन? फॉर्मूला बता देते हैं, चलिए देखिए। हम्म। जो एक्सीएम होता है, ये होता है -A2 डिवाइडेड बाई A1 -A2 इंटू आर। ए क्या बता रहा है यहाँ पे? ए का मतलब है एरिया। ए की जगह वॉल्यूम भी हो सकता है। वो तो मेरा डिपेंड करेगा कि मैंने स्फेयर लिया है कि डिस्क लिया है। अगर डिस्क लूंगा तो वहाँ पे एरिया के बारे में बात करूंगा। अगर स्फेयर लिया होगा तो वहाँ पे मैं किसके बारे में बात करूंगा? वॉल्यूम के बारे में। अब सिंपल A2 का मतलब क्या? जिसको आपने रिमूव किया, उसका एरिया या उसका वॉल्यूम। ठीक। और A1 का मतलब जिसमें से रिमूव किया। ठीक है। और R का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ A1, A1 का सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ A2, A2 का सेंटर ऑफ मास। ठीक है। ये R क्या है? उन दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस। ठीक। इसको लिख लीजिए, अभी दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है। लिख लिया? हो गया? मैंने कहा एक डिस्क है, इसमें से एक छोटे से डिस्क को आपने रिमूव कर दिया, ये वाला हिस्सा। इसमें सिर्फ ये हिस्सा बचा है। बड़े वाले डिस्क का सेंटर ये है O1, और छोटे वाले डिस्क को जिसको आपने रिमूव किया उसका सेंटर है O2। इसका रेडियस R है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये निकालना है। अगर ये पूरा डिस्क होता तो पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता? सेंटर पे। लेकिन इसमें से ये वाला पार्ट तो रिमूव कर दिया ना। इतना पार्ट रिमूव कर दिया तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे थोड़ी ना रहेगा। सेंटर ऑफ मास तो वहाँ पे होगा जहाँ पे मास ज़्यादा है। अब तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, इस वाले पोर्शन पे मास ज़्यादा है ना, बस इतने पोर्शन में मास रह गया। अगर इतने पोर्शन में मास रह गया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए लॉजिकली? यहाँ पे कहीं होना चाहिए सेंटर ऑफ मास। तो मेरे को वही पोजीशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ।
एक्सियम माइनस A2, क्योंकि ये डिस्क है, ये डिस्क है डिस्क, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे एरिया, -A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 इंटू आर। A2 का मतलब जिसको आपने रिमूव किया है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू तो R/2 होगी ना। A1 जिसमें से रिमूव किया है बड़े वाले डिस्क का एरिया, पाई आर स्क्वायर। आर, आर का मतलब दोनों, अगर ये बड़ा वाला सिर्फ और सिर्फ डिस्क होता, अगर सिर्फ बड़ा वाला डिस्क होता तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता, O1 पे, और छोटे वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, O2 पे। तो जिसमें से रिमूव किया है उसका सेंटर ऑफ मास, जिसको रिमूव किया है उसका सेंटर ऑफ मास, दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस, यही है ना। तो ये कितना होगा, R/2। तो इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, R/2। वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, तो एक्सियम इज इक्वल टू -A2, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर 1 - 1/4 इंटू R/2। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, -1/4 ये हो जाएगा 4 - 1 3/4, मतलब कि 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू R/2। 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया -R/6। माइनस का मतलब O1 से कितनी पोजीशन पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में। O1 पहले यहाँ पे था, इससे लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिस्टेंस पे, R/6 डिस्टेंस पे। ये हो जाएगा न्यू सेंटर ऑफ मास। खत्म। और शीतल कहाँ है, तो हॉस्पिटल गई है। हो गया। अब इसी की जगह मैं स्फीयर ले लेता, तो यहाँ पे A2 की जगह क्या लिखता, V2 वॉल्यूम ले लेता, हो जाएगा ना। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे टाइप पे। हम्म, अब सिंपल सा, सबसे पहले जो पॉइंट बोलूँ उसको लिखिएगा। इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, if net force on the system is zero, then momentum is conserved, then momentum is conserved। अगर किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक, तो उसमें पहला पार्ट आता है हमारा, अब हेडिंग डालिए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बॉम्ब एक्सप्लोजन पे हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, मैंने LLM में करवाया था 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है बॉम्ब एक्सप्लोजन से रिलेटेड। ठीक है, बॉम्ब आपका 2 टुकड़ों में टूटे या 1000 टुकड़ों में टूटे, तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है जो थियरी का, वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक बॉम्ब है, बॉम्ब को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। जब ये किसी पॉइंट पे पहुंचा तो मैंने कहा ये 3 हिस्सों में टूट गया, 3 हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा क्या हुआ, देखिए मैंने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, 3 हिस्से M1 M2 और M3। ये जो M1 वाला हिस्सा है ये वापस इस वाली पोजीशन पे आ जाता है जहाँ से फेंका गया था।
जो M3 वाला हिस्सा है ये डायरेक्ट नीचे आ रहा है। तो मेरे से पूछा गया ये जो M2 है ये कहाँ गिरेगा जाके, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ M2। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या समझना है कि बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है, बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही होगा ना। मान लीजिए बड़ी सी गेंद है, बड़ी सी एक बॉल है, तो बॉल का सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल बीचों बीच होगा। ठीक। तो सेंटर ऑफ मास अगर बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं करता, अगर बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं करता तो सेंटर ऑफ मास तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता। तो बॉम्ब एक्सप्लोड करे या ना करे, सेंटर ऑफ मास का पाथ यही रहेगा। इसको बकायदा प्रूव करते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है अभी मेरे को प्रूव करने का। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि बॉम्ब एक्सप्लोजन हो कुछ भी हो, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वही होगा जो पहले था। ठीक है, अगर बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं करता तो ये सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन करता। इसका मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का पाथ यही रहेगा। तो मैंने क्या कहा, 3 मास में टूट गया ये। पहला वाला मास कहाँ आके गिरा, ओरिजिन पे। दूसरा मास कहाँ पे गिरा, ये M3 को सीधे नीचे। तो तीसरा मास मैंने कहा यहाँ पे आके गिरना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे है ना। ठीक। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो तीनों तो एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए, तभी तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो मतलब कि M2 की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। M2 की पोजीशन सेंटर ऑफ मास की किधर होनी चाहिए ना, लेफ्ट साइड में हो सकती है क्या, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इन तीनों के बीच में कहीं पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो आपने ये M2 यहाँ पे मान लिया। तो यहाँ पे अगर लॉजिकली देखें, आंसर देखें कैसे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। एक्ससीएम का फॉर्मूला क्या होता है, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 x1 कितना है, 0। M3 x2 ये कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है, r/2 ना। और तीसरा M2, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये रेंज प्लस स्मॉल आर। तो ये पोजीशन आ जाएगी ना M2 कहाँ गिरा, स्मॉल आर ही तो निकालना है आपको। क्लियर है। तो थियोरी में लिख लीजिए, थियोरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर न्यूमेरिकल आया तो उसको भी कर सकते हैं हम, दोनों चीज़ें हैं। ऐसा न्यूमेरिकल कभी आया नहीं, लेकिन थ्योरी पूछा जा सकता है। सर हम्म। सर मतलब हमारा टाइमिंग तो 11:30 से अब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, लेकिन केमिस्ट्री की क्लास तो फिर लेट हो जाएगी, या सर हमारे कैसे करेंगे फिर? वो आएंगे जैसे कि वो कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे आगे पीछे करके टाइम। हाँ, क्योंकि हमारी क्लास तो 1 बजे से होती है ना, इसलिए। हाँ, तो 1 बजे से होगी तो 2:45 से हो जाएगी मेरी क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री वाले सर तो अभी एक ही क्लास ले रहे हैं ना आप लोगों की, हाँ। बायो वाले सर 2 ले रहे हैं और हाँ। मैं 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर हर एक में 2-2 क्लासेस होंगी तो अगर 3 की 4.5 घंटे की क्लास हो रही तो अब आपकी 6.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। अब मजबूरी है क्योंकि सिलेबस को भी देखना है ना। तो फिजिक्स के बाद हो गया आपकी वही 1:45 के आसपास में स्टार्ट होगी। एक बार आ जाए केमिस्ट्री वाले सर तो उनसे बात करके देखते हैं क्या हो सकता है बेस्ट। नोट कर लिया। बुलेट गन प्रॉब्लम। अब देखिए बुलेट गन प्रॉब्लम में, जैसे कि मैंने बुलेट को फायर किया तो बुलेट पे फोर्स लगेगा आगे की तरफ, बुलेट उतना ही फोर्स किस पे लगाएगा, गन पे पीछे की तरफ। ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0, जितना फोर्स इस पे आगे लग रहा है उतना ही फोर्स पीछे लग रहा है, तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो क्या चीज़ कंजर्व रहेगी, मोमेंटम। ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम।
यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक, तो मैंने मान लिया कि बुलेट फायर होने के बाद कितनी वेलोसिटी से आगे जा रही है, v वेलोसिटी से, और गन कितनी वेलोसिटी से पीछे गया, कैपिटल V से, और गन का मास है कैपिटल M और बुलेट का मास है स्मॉल m। तो यहाँ पे आपने इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बुलेट फायर करने से पहले मोमेंटम कितना था सिस्टम का, 0। फायर करने के बाद किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो लेफ्ट डायरेक्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने कहा राइट डायरेक्शन में बुलेट का मोमेंटम कितना है, स्मॉल m इंटू वी, और गन का मोमेंटम कितना, माइनस m इंटू वी, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में है ना। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। यहाँ से आपने वेलोसिटी ऑफ गन निकाल लिया, और इसी को कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। ठीक, एक ऑलरेडी एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे एनएलएम में। अब इसमें जो क्वेश्चन हम लोग करे थे वहां पे याद कीजिएगा आंसर गलत आ रहा था, याद आ रहा है? जो मैंने बोला था इसको देखते हैं क्यों आंसर गलत आ रहा है। तो मैंने क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़ा तो वहां पे लिखा हुआ था मजल वेलोसिटी। ठीक है, वो बुलेट की वेलोसिटी नहीं लिखी हुई थी, इसको ध्यान में समझ रखिएगा। आगे मैंने सिंपल लिखा कि बुलेट इज मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड आफ्टर फायरिंग द गन। इसका मतलब वो सिंपल पहला वाला केस दिया हुआ है, बी की वैल्यू दी है 400। लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है कि मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 400 मीटर पर सेकेंड, का मतलब वो रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है। मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग। फायरिंग करने के बाद जो गन की वेलोसिटी थी, उसकी वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी को हम लोग मजल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर मैं पूरा समझा देता हूँ। इसी को पहले पूरा नोट कर लीजिए जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। 2 मिनट रुकिएगा, आ रहा हूँ। नोट कर लिया? अब देखिए यहाँ पे मजल वेलोसिटी वी नॉट आपने मान लिया। आफ्टर फायरिंग जो गन की स्पीड है वो कितनी है, वी है। ठीक है, वी पीछे की तरफ है। अब
मेरे को तो यहाँ पे जब भी हम लोग मोमेंटम वेलोसिटी जो भी लिखते हैं, हम लोग किसी एक रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करेंगे। ये नहीं कि आपने कहा कि गन की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड है, अब बुलेट की स्पीड गन के रेस्पेक्ट में 400 मीटर पर सेकंड, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। सेम रेफरेंस के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए सभी चीज़ें। तो यहाँ पे गन की स्पीड आपने मान ली v है, ठीक है, तो जो वो v किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। गन इतनी स्पीड से आ रही है पीछे की तरफ, तो जो वेलोसिटी होनी चाहिए बुलेट की वो भी किसके रेस्पेक्ट में होनी चाहिए? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। लेकिन मेरे को किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है? गन के रेस्पेक्ट में, v0 मुजल वेलोसिटी। तो मैंने डायरेक्ट रिलेटिव मोशन लिखा। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन। वो क्या होता है? vb माइनस vg। मेरे को क्या निकालना है? vb निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा? vbg प्लस vg। इक्वेशन को इधर ले आइए। vbg कितना है? v0। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू गन मतलब कि मजल वेलोसिटी v0 है, और इसका डायरेक्शन क्या? राइट। vg वेलोसिटी ऑफ गन, इसका डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट। इसे मैं माइनस लिखूंगा। बस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था सिस्टम का? 0। तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम स्मॉल मास m बुलेट का, और बुलेट की स्पीड कितनी है? v0 माइनस v, और गन की कैपिटल M इंटू v इज इक्वल टू 0। यही है ना? इसी को इक्वल टू की इधर ले गया तो ये आ गया रिलेशन। तो वो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो उसको इस तरीके से करके देखिए, आंसर आ जाएगा। हो गया? अब देखिए इम्पल्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इम्पल्स। इम्पल्स का पहले बेसिक मतलब समझिए। इम्पल्स का मतलब होता है वो फोर्स जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करे। फोर्स विच एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इज नोन एज इम्पल्स। लिख लीजिए पहले ये। Force which acts for a very short duration is known as impulse. तो आपने लिखा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपने इसको इधर मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ dt इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी को कहते हैं इम्पल्सिव, तो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है। बस यहाँ तक नोट कर लीजिए। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग कल करते हैं। ठीक, तो कल की टाइमिंग भी आपकी यही रहेगी, 11:30 से फिजिक्स की क्लास, और उसको ख़त्म होते ही 5 मिनट के बाद मैं क्रैश कोर्स का क्लास स्टार्ट कर दूंगा। 120 125 इतना ही रखेंगे क्लास। ठीक। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।